Morning. So let's start with the remaining questions of the magnetic effect. कल से अपन एकदम शार्प 8:05 क्लास स्टार्ट करेंगे। आज मैं भी लेट हुआ, बहुत दिनों से आदत छूट गई थी, मतलब 3-4 बार वो अलार्म बज के अभी बंद पड़ गया था। बट ऐसा रोज नहीं होगा, सो प्लीज बी ऑन टाइम फ्रॉम टुमारो। कल वैसे सॅटरडे है ना? त्यात काय चिकचाक? एक्झाम आहे का तुमचा? एक्झाम तर आता हफ्त्याला 3 वेळा असतं, काही खूप मेजर इश्यू नाही राहिला। हां हां 106 क्वेश्चन रनिंग है। हाँ, गॅल्व्हॅनोमीटर, तुम्ही त्याचे जे साधारण प्रश्न आहे ते करत आहात का? आर यू प्रैक्टिसिंग इट? क्या आ रहे हैं आपको? हाँ दीपिका, तेरे से हाँ नहीं निकला, मतलब तू कर नहीं रही है। क्यों, किस खुशी में? नहीं, वो फ्यूचर पास्ट टेंस मत दो मेरे को, प्रेजेंट टेंस बताओ, क्योंकि वो करना है। अभी अगर ये टच निकल गया तो तुम नहीं कर पाओगे उसको। एक मैं बिल्कुल लिख के दे देता हूँ, करंटली वो दिमाग में है कि क्या कैसे लगता है। अगर आप आज उसको यूज करके पक्का नहीं कर लोगे तो वो फ्यूचर वाला, यही तो गलती कर रहे हो यार तुम लोग। दिस इज व्हाट मिस्टेक यू आर कमिटिंग रियली, कि तुम जब फ्रेश है, जब माइंड में है वो कि कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है, तब आप उसको यूज नहीं करते। इफ यू डोंट यूज इट, गया, वैनिश हो गया वो, मतलब खत्म हो जाएगा किस्सा, कुछ नहीं। मैं कितीतरी वेळा एग्जाम्पल देतो तुम्हाला कि लुक, एक नया, एकदम नया रास्ता अगर मैं तुमको आज दिखाता हूँ, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इधर से ऐसा टर्न लेना है, उधर से वैसा टर्न लेना है, फिर है ना। अगर तुम इमीडिएटली दूसरे तीसरे दिन उस रास्ते से गुजरते हो, याद है वो। अगर तुम महीने भर बाद जाओगे ना तो कितना भी उस वक्त अच्छा समझा होगा, कोई मीनिंग नहीं, कुछ नहीं ध्यान में रहेगा। ये बात को यार वेटेज दो। म्हणजे तुम्ही जे लोक एंट्रन्ससाठी खरंच खूप सिरियसली देताय ना तुम्ही इनपुट्स, तर त्याला त्या लेवलवर द्या पण। नहीं तो तुम बोलोगे मैंने बहुत पढ़ाई करा था और मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। द ओनली रीजन इज कि तुम्हारे पढ़ाई का तरीका गलत था। द ओनली थिंग विल मैटर इज कि तुमने हार्ड वर्क किया पर गधा मजदूरी करते बैठ गए, स्मार्ट वर्क नहीं था उसमें। क्या करेंगे कोई? A galvanometer gives full scale deflection with 0.006 ampere current. galvanometer full scale deflection देता है और 6 मिली एम्पियर बोल देता हूँ यार शॉर्टकट में, एक ही तो बात है। हाँ, by connecting it to 4990 ohm resistance, it can be converted into voltmeter। देखो, गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर करंट है। अब अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है तो आपको एक हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है। तो हम सीरीज रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का जो कनेक्ट करते हैं वो है 4990 ओम का। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 30 वोल्ट। तो जो एक्चुअल पोटेंशियल उसको मैक्सिमम वो करना है, मेजर करना है, वो कितना है? 30 वोल्ट्स का। If connected to 2N/249 ohm resistance, it becomes an ammeter। अब अगर वही गैल्वेनोमीटर को आपको एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको शंट रेजिस्टेंस लगाना है, लो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस। और वो कहता है वो जो शंट है दैट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 2N/249 ओहम, और उस वक्त उसका जो मैक्सिमम रेंज होगा, आई होगा, वो होगा 1.5 एम्पियर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? स्मॉल एन, इस शंट वैल्यू से स्मॉल एन। इन शॉर्ट हमको शंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, कितना होगा, इजंट इट? देखिए, अगर हम इसके सॉल्यूशन में चलें, शंट का फॉर्मूला क्या होता है? Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू जी। इज इट? डू यू रिमेंबर दिस?
और IG है और I है, यहाँ पे हमको G नहीं पता, कैपिटल G नहीं पता. इफ वी कैन फाइंड आउट कैपिटल G मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. एक सिंपल चीज हमको बिल्कुल दिखाई दे रही है आंखों से, और क्या चाहिए, है ना. तो अब हम कैपिटल G को कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए ये इधर का डेटा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर गिवन है. तो वोल्टमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू, देखो वोल्टमीटर अगर आपको याद होगा ना, तो ये है आपका गैल्वेनोमीटर और ये है आपका सीरीज रेजिस्टेंस. जो करंट इसमें से जाता है वही करंट हर एक में से जाता है. तो टोटल ड्रॉप गैल्वेनोमीटर प्लस सीरीज का अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल. हम लिखते हैं उसको V इज इक्वल टू IG इंटू G माइनस IG इंटू RS, isn't it? है ना. तो इसमें से आप क्या करिए, हमको तो G चाहिए ना, तो आप IG इंटू G इज इक्वल टू V प्लस IG इंटू RS, ऐसा कर लो. IG हमें पता है, V पता है हमें, 30 प्लस 6 इंटू 10 टू द माइनस 3 इंटू RS इज 4990. और ये है G अगर चाहिए तो फिर एक बार आप इसको IG से डिवाइड भी कर लोगे, अगर ऐसा ही करना है. हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. 30 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 4990, ये तो कट गया ना, ये भी तो IG है. ओके तो ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, 5 इंटू ये 5000, अल्लाह अच्छा 10⁻³ है ना, 5000 प्लस 4990. सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, बहुत ज़्यादा हो गया और देख लेते हैं अपन. 9990 ओम. ओके, ये हो गया गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस. अब इसको हम देयरफॉर S में डालेंगे. S इज इक्वल टू IG क्या है आपके पास, 6 मिली एम्पियर. फिर एक बार 6 इंटू 10⁻³ अपॉन I की वैल्यू है, करंट की वैल्यू है 1.5 एम्पियर, है ना. ये माइनस ऑफ 0.006 सॉरी इंटू 9990. इस फॉर्मेट में लाना भी एक अलग चैलेंज है यार, है ना. देखते हैं, अगर मैं इसको 3/2 लिख दूं तो ये होगा 0. इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं. 6 इंटू 9990 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये होगा 0.012. ओके, अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई बाय 2. कुछ तो गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने को ना S का वैल्यू कभी भी लो आना चाहिए, वो हाई आ रहा है. हाँ क्या क्या, ये क्या, देखो ना, सेम पोटेंशियल सेम करंट इसमें से जाता है तो इसका ड्रॉप क्या हुआ, IG इंटू G, और वही करंट इसमें से जाता है, इसका ड्रॉप क्या हुआ, IG इंटू RS. ये वाला, ये इसको ऐसे ही रखा, इसको इस तरफ गए, V प्लस IG इंटू RS. कहीं कटा नहीं ना, इसको फिर अपन लेके आए ना डिवाइड में. ये 30 अपॉन IG लिखा और ये IG और ये वाला IG कट गया. कॉमन, वो कहाँ कुछ डिफिकल्ट, मतलब
कुछ गलती मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शंट का वैल्यू जो है ना वो बहुत लो आना चाहिए था, वो हाई आ रहा है, टेक्निकली हमारे लॉजिक के अगेंस्ट जा रहा है वो, ऐसा मैं कह रहा हूँ। एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं कि कुछ हमारी गलती तो नहीं हो रही एकदम फ्रेश तरीके से, क्यों नहीं तो कल के जैसे वो एकदम छोटा सा प्रॉब्लम और गया उसमें 15 मिनट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एरिया में रह गए कल और लेंथ का सोचा ही नहीं। गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 0.006 एम्पियर। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हमारा IG होता है, ये हम पहले से ही जानते हैं। By connecting it to 4990 ohm resistance, it can be converted into voltmeter of range 0 to 30। जब हमने उसको 4990 का सीरीज रेजिस्टेंस लगाया तो वोल्टमीटर का रेंज आया 30 वोल्ट। फिर हम कहते हैं इफ कनेक्टेड टू 2n/249 ओम रेजिस्टेंस, शंट का वैल्यू इट बिकम्स एन एमीटर ऑफ 249, रेंज 0 1.5। यार इसमें कोई गलती नहीं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? आपको वोल्ट मीटर कन्वर्जन का फॉर्मूला जरूर पता ही होगा, याद है कुछ? वोल्ट मीटर कन्वर्जन क्या होता था? जो लगाया वही सही है यार, IG इंटू जी प्लस IG इंटू RS, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते थे कई बार कि ये V/IG कर लेते थे वगैरह वगैरह, मतलब एक थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हमें इन शॉर्ट गैल्वेनोमीटर का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे IG इंटू जी को ऐसे ही रखते हुए V माइनस IG इंटू RS करेंगे, और G निकालने के लिए V माइनस IG इंटू RS अपॉन IG। ओके, तो V अपॉन IG माइनस ये IG कट गया, क्या बचा? सिर्फ RS। अगर आपको याद हो ना, ऐसे ही करते थे और फिर इसमें n टाइम्स VG करते थे, याद है कुछ? और वो n को निकाल के फिर VG/IG इज G। पर यहाँ पे हमको n टाइम्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है। हमको रेंज पता है कि 30 का चाहिए, ये है 6 इंटू 10⁻³ माइनस RS क्या हुआ 4990। ये गलती तो नहीं थी कि अपन ने माइनस नहीं प्लस कर दिया था, दिस वाज द मिस्टेक। एक्चुअली लिखा माइनस और करते वक्त किया प्लस। ये हो जाएगा 5000 माइनस 4990, 6 पंचे 30, 5 आणि हे गेले 5000, 10 ओम। देखो दिस वाज द मिस्टेक वी वेर कमिटिंग। G इज 10 ओम। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको S का वैल्यू चाहिए है। S में S का फॉर्मूला ले लेते हैं, या अगर आपको याद होगा IG इंटू जी इज इक्वल टू IS इंटू एस, वो इक्वल पोटेंशियल पॉइंट का इक्वेशन बनाते थे, अगर पढ़ा होगा तो याद होगा। एक बार याद दिला देता हूँ, यह है आपका गैल्वेनोमीटर और यह है आपका शंट। तो ये गैल्वेनोमीटर के इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं ना, इसलिए इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो इसमें से जो करंट जा रहा है वो IG और इसमें से जो जा रहा है वो IS, जो टोटल जाएगा वो I। हमने इसलिए क्या बोला कि IG इंटू जी इज इक्वल टू IS इंटू एस। इसके अक्रॉस का ड्रॉप और इसके अक्रॉस का ड्रॉप सेम होगा क्योंकि वो पैरेलल में है। आता आठवलं काही? पता नहीं, फिर भी डाउट ही लगता है यार। तुम लोग रिवाइज नहीं करके आओगे ना तो सच में मैं कुछ भी करूंगा तो कोई कुछ मतलब नहीं है वो चीज का, है ना। तो ये हमको क्या चाहिए है इन शॉर्ट S। S क्या होगा आपका IG/IS इंटू जी, और IG अपॉन IS क्या होगा I माइनस IG। बात समझो, I इज इक्वल टू IG प्लस IS, तो IS क्या होगा I माइनस IG। ये यहाँ पे KCL लगा के, है ना, ये हो जाएगा I माइनस IG इंटू जी इज योर शंट। शंट की वैल्यू हमें गिवन है दैट 2n/249, ठीक है। ऐसे लगा के रख देते, अपने को n का तो वैल्यू चाहिए ना। और फिर IG का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻³ अपॉन ये है 3/2 माइनस 6 इंटू, या इसको चलो ठीक है 6 इंटू 10⁻³ इंटू जी इज 10।
ऑलराइट, तो यहाँ क्या करेंगे, 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 माइनस, ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ और ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है वो ऊपर से आ गया। मैं इसको कुछ भी नहीं, कुछ चेंज इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे भी 2n है, सो नॉट चेंजिंग एनीथिंग। इज इट फाइन, है ना? टू इंटू 6, इसको काट के 10⁻² डिवाइडेड बाय, ये होगा आपका 3 माइनस 0.012। कितना बचा? 3 माइनस, ये देखो ऐसा कर सकते 3.000 और 0.012, तो 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए फिर एक बार 8, है ना? और फिर ये 9, 2.988। टू इंटू 6 इंटू 10⁻² अपॉन 2.988। तो गंदा वैल्यू आया, इसके जैसा कुछ आना चाहिए था 249 वगैरह। हाँ, अच्छा ऐसा होगा क्या? तो अपन ऐसा करते हैं कि इसको 1.5 ही रख देते हैं। अगर वो फायदा होना है तो बहुत ही अच्छा होगा ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि इसको 1.5 रख देते हैं। अब बोलो सब्ट्रैक्शन। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 6। हाँ, 1.500 और 0.006, ये हुआ 4940। पर फिर भी तो उसके जैसा नहीं आया, यहाँ पे 2 नहीं आया ना। इसको फिर 6 से डिवाइड करने हैं, ऐसा बोल रहे हो? करके आए थे कि पहले से? अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अगर वो कैलकुलेशन इजी हो रहा, ऐसा ही आया ना हमारा। हाँ मन, अरे 10 मधनं 6 गेले 4, 10 मधनं 9, 1 गेला 9, 5 मधनं 1 गेला 4 और 1, 1.494, यह आएगा आपका 1.494। ओके, अब हमको इसको सिंप्लीफाई करते वक्त और क्या करना होगा, तो इस 6 को यहाँ से फिर एक बार डिवाइड कर लेते हैं। ये होगा आपका 10⁻² डिवाइडेड बाय 1.494 डिवाइडेड बाय 6, 10⁻² अपॉन 0.2। 49 का 7 7 36 67 62 60 48। हाँ बता, तुम्ही डिक्टेट नका करू, करतो मी। साइन 2 12, अच्छा 2, 29, साइन 3 18, 7 चौक 24, मतलब 4, 44 ना, 54, 24 और 20, अच्छा 54, 6 9 54। ओके, जम गया ये काम। तो ये 249 लाने के लिए, ये ऐसा अपने पास एक्चुअल में, ये इसको कंपेयर करने के लिए क्या है, 2n/249 इज इक्वल टू 10⁻² अपॉन 0.249। तो इस तरीके से n निकाल लो, इतना ही मेरा कहना है, अभी नहीं करता मैं आगे। ठीक है, वो आंसर क्या आएगा, 5। समझा क्या? सिर्फ कैलकुलेशन एडजस्ट करने में ही टाइम चला गया, अदरवाइज क्वेश्चन वाज नॉट रियली डिफिकल्ट।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 107. ए कंडक्टर लाइज along the z axis at -1.5 और +1.5. ऐसा कंसिडर करो कि हॉरिजॉन्टली z एक्सिस रखा हुआ है, या फिर चलो वर्टिकल ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डायग्राम है ना इसके लिए. ये अगर आपका z एक्सिस है ऐसे, तो एक कंडक्टर इज लाइंग अलोंग z एक्सिस, और वो कैसा है कि ये अगर आपका ओरिजिन है तो वो आधा वाला z के नीचे है, मतलब z इज इक्वल टू -1.5 पे एक उसका टर्मिनल है, और दूसरा z इज इक्वल टू 1.5. तो टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर वुड बिकम 3. ये 1.5 और ये 1.5. आई बात ध्यान में, z एक्सिस ये वाला ऊपर की तरफ, इट लाइज अलोंग द z एक्सिस एंड कैरीज अ फिक्स्ड करंट ऑफ 10 एम्पियर इन -az कैप डायरेक्शन. अब वो फिक्स करंट 10 एम्पियर का, मतलब करंट का डायरेक्शन ये हुआ 10 एम्पियर -az कैप डायरेक्शन. ऑलराइट. फॉर अ फील्ड B इज इक्वल टू, अब मैग्नेटिक फील्ड रखी गई है आपके लिए 3 × 10⁻⁻4 e⁻⁻0.2x ay कैप. ay कैप मतलब यहाँ पे सीधा, हाँ यस, दिस वुड बी द डायरेक्शन. देखो मैं आपको ना एक्सेसेस के डायरेक्शन कलर में दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन रहेगा. ये आपका y डायरेक्शन, ये है z डायरेक्शन. ऑलराइट. फिर व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर एट अ कांस्टेंट स्पीड x इक्वल टू 2 से लेके स्पीड टू x इक्वल टू 2. अच्छा, ये ओरिजिन पे है. अब x एक्सिस कैसा रहेगा, ऐसा बना हुआ है. देखो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला करंट ऐसे जा रहा है, तो IL क्रॉस B लगाओ. IL इज इन द डायरेक्शन ऑफ AZ, -AZ और AY है ना. AZ मतलब K क्रॉस J. क्या होना चाहिए, K क्रॉस J शुड बी -I, पर वो माइनस है ऑलरेडी, तो प्लस. K इज माइनस ना, नीचे की तरफ -K क्रॉस J कर रहे हैं अपन, द आंसर हैज टू बी +I. तो वो प्लस x एक्सिस की तरफ, इस फोर्स की वजह से कंडक्टर प्लस x एक्सिस की तरफ चलेगा. और वो कहता है हमको कितना चलाना है उसको x एक्सिस के तरफ. हम ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पे अगर ये x एक्सिस है तो ये कंडक्टर शिफ्ट होके कुछ यहाँ आ गया, ऐसे यहाँ पे आ गया, वो कंडक्टर शिफ्ट हो गया, और ये x इज इक्वल टू 2 मीटर है. ये इतना डिस्टेंस 2 मीटर चला, वो इतना ध्यान में आ गया. और ये चलने के लिए उसको टाइम कितना लगा, तो वो टाइम कहते हैं 5 × 10⁻³ सेकेंड. अज्यूम पैरेलल मोशन अलोंग द x एक्सिस. तो वो पूछा क्या, वो तो बता भाई. अच्छा, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर एट अ कांस्टेंट स्पीड. पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो टाइम हमको गिवन है, हम बोलेंगे फोर्स अप्लाइड IL क्रॉस B देखो फोर्स जो है ना, फोर्स या वर्क डन हम बोलते हैं, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, पर डिस्प्लेसमेंट इन द टर्म्स ऑफ x है, x के डायरेक्शन में हो रहा है. ओके, मैं डिफरेंशियल वर्क डन कहता हूं कि dx डिस्टेंस चलने के लिए. अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा BIL. एनीवेज वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी. और ये होगा आपका dx, ये हो गया डिफरेंशियल वर्क डन. देयरफॉर पावर जो है, पावर होता है आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम. अब अगर आपको टोटल पावर चाहिए तो आप इसको इंटीग्रल कर लीजिए, BIL dx अपॉन t, और इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक. ऑलराइट.
अब अगर आपको BIL, B की वैल्यू ऐसी है कि वो जो इंटीग्रेट होगी, क्योंकि वो देखो आपको ये पहले ध्यान में आया क्या कि व्हाई एम आई यूजिंग दिस, व्हाई एम आई रियली यूजिंग अ इंटीग्रेशन टेक्निक, क्यों मैं डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं? यस, मैग्नेटिक फील्ड ना यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है, वो चेंज हो रही है किसके हिसाब से? एक्स के हिसाब से। एक्स बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, उस हिसाब से जो फोर्स उस पर लग रहा है वो भी चेंज होगा। तो जैसे जैसे आप आगे लेके जाते हो फील्ड चेंज होती है, फोर्स चेंज होता है, तो रिक्वायर्ड वर्क डन जो है वो भी चेंज होते जा रहा है, और इसलिए हमने इंटीग्रेशन प्रोसेस लगाया। ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाई आर वी टेकिंग दिस स्टेप्स, नहीं तो नॉर्मल BIL इंटू एक्स तो 2 था ही, कर देते, नहीं किया, रीजन ये है। तो अब I और L तो कांस्टेंट रहा, इसका भी टेंशन मत लो, टाइम को भी निकाल ही लो यार, क्यों झंझट में रखे। और इंटीग्रल B की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ e टू द पावर -0.2x इंटू dx, 0 से लेके 2 तक। I की वैल्यू डाल दीजिए, करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर, लेंथ की वैल्यू है 3 मीटर, टाइम है 5 इंटू 10⁻⁻3, और ये देखो 3 इंटू 10⁻² जो है ना वो कुछ इंटीग्रेट नहीं होने वाला, दिस मच पार्ट इज अगेन कांस्टेंट, ये होगा 0 से 2 e टू द पावर -0.2x dx। ऑलराइट, ये कट गया, 2 3 त्रिक 9, 9 दूने 18, हाँ, आणि हा -1 राहिला, सो आई विल डायरेक्टली कीप इट एज 1.8। इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर जैसा है वैसे ही रहेगा, -0.2x अपॉन -0.2, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2। हे कोणाला नाही कळलं? अलग अलग लक्षात, ये माइनस है इधर, अब ये अगर 18/2 कर लो तो 9 हो जाएगा, ये माइनस है, -9 चलेगा। अब देखिए अपर लिमिट क्या डाला? 2, तो e टू द पावर -0.4 माइनस e टू द पावर 0, बट e टू द पावर 0 क्या होता है? 1, -9 इंटू e टू द पावर -0.4 -1, इस नेगेटिव को अंदर ले जाओ, 9 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर, है ना? देख लो, ऐसे में ही शायद ऑप्शन रहे, बिल्कुल नहीं है, ऐसे में ऑप्शन नहीं, साले वैल्यू निकली, e टू द पावर -0.4 का वैल्यू गिवन होना चाहिए ना। इसमें एक और लगा सकते हैं अपन, e टू द पावर -x का सीरीज एक्सपेंशन। कौन सीरीज एक्सपेंशन पता है तुमको? मैं आपको एक बार बता देता हूं, e टू द पावर x का सीरीज क्या होता है, तो 1 + x² अपॉन, ये यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, ये होगा 2 फैक्टोरियल प्लस x³ वगैरह वगैरह, और अगर e टू द पावर -x रहा तो 1 - x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x²/2 फैक्टोरियल माइनस x³/3 फैक्टोरियल एंड गोज ऑन। पता है क्या आपको ये एक्सपेंशन? तो e टू द पावर -x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस क्या है वो 0.4, ठीक है, 1 माइनस 0.4 प्लस 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.16 अपॉन 2 इंटू 1 एंड बाकी का गड्ढे में गया। ऑलराइट, इसको लिखते हैं 1 माइनस 0.4 प्लस 0.08, 1 माइनस 0.48। मी याच्यातनं का सबट्रॅक्ट करत नाही आहे एवढ्या वेळचं ते तुम्हाला आता लक्षात येईल कि ये हमारा जो पावर का फॉर्मूला है, देयरफॉर P विल बिकम 9 इंटू 1 माइनस ये पूरा वैल्यू है ना, 1 माइनस e टू द पावर -0.4 है ना, तो 1 माइनस 1 माइनस 0.48 लक्षात का ना, तो सबट्रैक्ट करत ताकि ये 1 वैसे भी चला जाएगा और ये सिर्फ प्लस में बचेगा,
तो 9 इंटू 0.48, 9 8 72, 7 7, 9 चौक 36 आणि 7, ये डिवाइड किया ना 2 से, 16 को 2 से करा तो 0.08, और 0.4 प्लस 0.08 इज 0.4 प्लस है ना वो। अबे ये माइनस को मैं फिलहाल ऐसे रखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने कैलकुलेशन में। एक सेकेंड, -0.4 और प्लस, ओके, -0.4 और ये हो जाएगा +0.08। अब इसमें से अगर इसको निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 0.032, ओके, और ये बचा 32, ये भी 32, 9 दूने 18, हाथ साला 1, 9 त्रिक 27 और 1 28, है ना, ये 2.88। तो 2.97 अपन उसको अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपांशन ही खुद अप्रोक्सीमेशन है, ई का एक्सपांशन अप्रोक्सीमेशन है। 2.97 ले सकते हैं। एक्चुअली 2.88 को अपन 2.9 लिख सकते हैं ना कंफर्टेबली, और ये खुद सीरीज एक्सपांशन ही तो अप्रोक्सीमेट लिया जाता है, आगे की वैल्यूज कहाँ ली। करता हूं कवर, एकदम ऐसा समझ लो कि 95% तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा ऑलमोस्ट। ऐसा पकड़ के चलो 5 या 10 फरवरी तक, 10 फरवरी तक अपन 95% सिलेबस कवरेज में रहेंगे। आई कैन टेल यू दिस। नाही तर आपलं माहिती प्लॅनिंग आठवतं का? माझं प्लॅनिंग कसं होतं की सप्टेंबरमध्ये कंप्लीट करायचं, वो हो भी जाता। पूरे 3 महीने अपन वो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े हैं वो कैसा था, ऑनलाइन का ना मेरे को आदत है ना तुमको आदत है, फिर भी 1-1 घंटा आप चलाते रहे स्लो मोशन में। नहीं, वो ऑनलाइन मध्ये ये नसन समजत अजून स्लो करा फिर उसको रिपीट करो, फिर बोर्ड बुक में से रिपीट करो, ऐसा कुछ करते बैठे ना। मुझे अंदाज था ना आपको था, क्या करेंगे। तो क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर्स बोथ विद द करंट I, और एल्स वी कैन कीप एन एक्स्ट्रा क्लास। तुम्हारा एक शेड्यूल कितने बजे खत्म हो रहा है? 1:30 ना, तो मैं आपको 1:30 से 2:30 या 2 से 3 वगैरह और एक एक्स्ट्रा खींच, अगर आपको कुछ ना प्रॉब्लम हो तो, है ना। 2.5 घंटे की क्लास रखा करेंगे ना, पेल पेल के एकदम मरने तक। लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर्स both with current I are held by insulating threads of length L and are in each equilibrium as shown in figure, with each thread making angle theta with the vertical। देखो, 2 लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर्स है, both wires with current I are held by insulating threads of length L and are in each equilibrium with each thread making angle theta with the vertical। If the wires have mass per unit length lambda, then the value of I is G is ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कैसे रखा गया है एक्चुअल में? देखो सिस्टम, देखो वो ऐसे 2 वायर्स रखे गए हैं, है ना, ये वो 2 वायर्स का वो दिख रहा है क्रॉस सेक्शन, यहाँ से इन दोनों को थ्रेड से बांध के ऐसा लटकाया। अब क्योंकि इन दोनों से करंट जा रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रेपेल करेगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन वाली है कि नहीं। रेपेल करेगी तो वो ऐसे ये थ्रेड्स ऐसे दिखने लगे। आई बात ध्यान में?
तो डायग्राम के हिसाब से ये है आपका एक वायर, ये है दूसरा वायर, उसका क्रॉस सेक्शंस दिख रहा है, ठीक है ना। और फिर ये है वर्टिकल एंगल थीटा, लेंथ L, मास पर यूनिट लेंथ है, लैम्बडा इज अ मास पर यूनिट लेंथ, ओके। तो टोटल मास जो होगा वो होगा लैम्बडा इंटू L। ये हमको एक और बात ध्यान में रखनी होगी। अब आप ये समझिए कि कौन सा फोर्स किस तरफ लगता है और कैसे एक्ट करता है। यहां पे ना जगह नहीं बची, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, जान दो। देखो ये कौन से फोर्सेस इन पे एक्ट करेंगे, तो ऐसा वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कई बार करा है। तो एक फोर्स रहेगा जो वेट ऑफ द वायर ऐसे काम करेगा नीचे की तरफ, है ना। अगर फोर्सेस ही दिखाने हैं तो चलो कलर पेन का यूज करते हैं। और फिर जो ये इनका रिपल्शन फोर्स है वो होगा लॉरेंट्ज मैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स, ओके। एंड दिस वुड बी द टेंशन T along the wire. If this is angle theta, हम टेंशन T को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये वाला आपका T cos थीटा और ये होगा आपका T sin थीटा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो सब बैलेंस्ड है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लॉरेंट्ज फोर्स इज बैलेंस्ड बाय T sin थीटा एंड mg इज बैलेंस्ड बाय T cos थीटा। हियर हम कहेंगे T cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड T sin थीटा इज इक्वल टू लॉरेंट्ज फोर्स कितना हुआ, दो वायर के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना कि 2 पाई, I1 I2 बाय R, 2 पाई है शायद, म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 इंटू I2 बाय R, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। ये निकालना होगा हमको, ये डिस्टेंस कितना है, कैसे निकालेंगे। ये लेंथ L है तो इतना, ये अगर मैं ये पॉइंट O लेता हूं, ये मिड पॉइंट M है, ये A और ये पॉइंट B अगर लेते हैं तो AM साइड क्या होगा, साइन थीटा। AM विल बी L साइन थीटा, हे कळलं का नक्की। तो AM इज L साइन थीटा, देयरफॉर ये AB जो होगा वो होगा ट्वाइस 2L साइन थीटा, ऑलराइट। तो T साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I स्क्वायर, सेम करंट जा रहा है ना, और R होगा आपका 2L साइन थीटा। लेट्स कीप दिस एज, हाँ कौन सा लेंथ, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ ही ले रहे, तभी इक्विलिब्रियम में आता। वो इन्फिनिटी तक है, वो कहाँ देखोगे लेंथ, वायर की लेंथ गिवन भी तो नहीं है, ओके। और अपने को चाहिए क्या, वो तो भूल ही गए। करंट की वैल्यू चाहिए, हाँ तो यही से ले लेते हैं, रो क्यों रहे हो। I स्क्वायर ये होगा आपका T इंटू 2L इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 पाई अपॉन म्यू नॉट, 4 पाई बाय म्यू नॉट, हाँ हो यार, मला 2 पायाचे माणसं आवडतच नाही ना, म्हणून 4च पाय घेतो मी नेहमी, आहे की नाही। ये हो गया आपका I स्क्वेयर ही है वैसे भी, तो वो
आ ही जाएगा जो बाहर आना है। स्क्वायर रूट भी आएगा। एक काम करते हैं, टेंशन का वहां पे गिवन टर्म में नहीं है, टेंशन तो हमने अज्यूम करा है ना, तो इस वाले फॉर्मूले से फ्रॉम हम लिखते हैं t cos थीटा इज इक्वल टू mg, दिस t विल बिकम mg बाय cos थीटा एंड देयरफॉर m क्या है आपके पास, लैम्बडा एल जी बाय cos थीटा। ऐसा भी तो करा जा सकता है। और देयरफॉर आई स्क्वायर विल बिकम टी के जगह पे लैम्बडा एल जी बाय cos थीटा, ये 2 इंटू 2 4 ले लो क्या, 4l साइन स्क्वायर थीटा पाई बाय म्यू नॉट। साला ये क्या लिखा है मैंने, थीटा है ना, ऑलराइट। यहां से ले लो स्क्वायर रूट 4 और साइन थीटा 4, काय के लिए 2 साइन थीटा। हाँ, ये कौन सांगन, साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर है ना, तो उधर tan थीटा भी दिख रहा है यार। एक झोल तो आ रहा है। नहीं साइन को बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ऑप्शन है ऐसा, रूट लैम्बडा एल, ये एल को भी ले सकते हैं, ये एल और ये एल स्क्वायर है ना, तो लैम्बडा जी इंटू पाई अपॉन cos थीटा म्यू नॉट। देखो तो एल स्क्वायर क्यों नहीं आया, बाकी सब चल रहा है नहीं, 2 साइन थीटा लैम्बडा पाई लैम्बडा जी एल अपॉन म्यू नॉट। यार बिल्कुल आला पण ते एल चा झोल है, क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों। कल ही मैं सीरियल देख रहा था बैठे बैठे वो अम्मा अब्बा के साथ एकदम भयंकर टॉर्चर रहे थे बाबा तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है उन लोगों की। अरे काय यार, त्या एल ने मारा बरं। फोर्स मास पर यूनिट लेंथ, ये तो ठीक है। कहाँ पर ये लेंथ, वो वायर का लेंथ नहीं है ना, ये वाला डिस्टेंस वाला लेंथ है। वायर का लेंथ में अगर तुम इस फॉर्मूले में कहीं पे एल एडजस्ट करने का सोच रहे हो तो नहीं होगा। क्यों, तेच तो सांगतोय ताई, लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ टू वायर। पर यूनिट लेंथ तो आप वो वायर का लोगे ना लेंथ, डिस्टेंस का क्यों लोगे। बरं मागले उत्तर पण डीच आहे का। यार एक एल के वजह से क्या झंझट है ना, खड्ड्यात गेलं साला। और कुछ भी गलत है ऐसा भी नहीं लग रहा मेरे को तो अभी। लैम्बडा इज एम बाय एल, एम इज इक्वल टू लैम्बडा एल, ये ठीक है। टी कॉस थीटा इज एम जी लैम्बडा एल जी, टी साइन थीटा म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 बाय आर। आर विल बी द डिस्टेंस, और आर को हमने निकाला एल साइन थीटा इज 2l साइन थीटा, 2l sin theta, I square will become, हाँ हाँ
12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2π/μ। यार सब सही है, इसको लिखो। अगर कुछ क्वेरी उसमें रहेगा ना चेंजेस तो अपन बाद में देखेंगे, बट मेरे हिसाब से तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। And the next question is misprinted, so go to 110। उसको देख ले, मैं कल लेकर आता हूँ उसका सही वाला वर्जन। 2 parallel wires in the plane of the paper are separated by distance x0. A point charge is moved with speed v between the wires. 2 parallel wires in the plane of the paper are separated by distance x0. A point charge is moving with speed v between the wires in the same plane at a distance x1 from one of the wires. When the wires carry current of magnitude I in the same direction, the radius of the curvature of the path of the point charge is r1. In contrast, if the currents I and I in the two wires flow in opposite directions, the radius of curvature of the path is r2. If x0 by x1 is equal to 3, then the ratio of r1 by r2 is in the plane of a paper वो मूव हो रहा है। देखो ऐसा कंसिडर करिए कि ये एक वायर है और ये दूसरा वायर है। इन दो वायर्स के बीच में एक हमने कहीं तो भी एक चार्ज रख दिया Q, राइट। ये इन दो वायर्स के बीच का टोटल डिस्टेंस x0 है। पॉइंट चार्ज इज मूव विद स्पीड v बिटवीन द वायर्स इन द सेम प्लेन एट ए डिस्टेंस x1। अब यहां से एक किसी वायर से अगर इसका डिस्टेंस x1 लिया जाए तो ये दूसरा क्या होगा, x0 माइनस x1। आला लक्षात? फ्रॉम वन ऑफ द वायर व्हेन द वायर्स कैरी करंट ऑफ मैग्नीट्यूड I इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में वो करंट कैरी कर रहे होंगे तब इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ ये पहले वाले की वजह से, और इसके ऊपर लगने वाला बाहर की तरफ। ये समझ में आया क्या, है ना? और इस वजह से जो भी मैग्नेटिक वो है फोर्सेस वो सब्ट्रैक्ट होंगे ना कि ऐड। When the wire carry current of I in the same radius of curvature of the, उस वक्त पे radius of curvature of the path of the point charges, तो radius of r is equal to, देखो ये हमको पता है that BQV is equal to mv square by r, alright? तो r is going to be mv by BQ। इसमें B का ही सारा झोल है। when, अब यहां पे हम लेते हैं when currents in same direction, currents in same direction, तब आपका B टोटल क्या होगा, या B टोटल ये हो जाएगा आपका B of 1 माइनस B ड्यू टू 2। क्यों? क्योंकि सब अपोजिट डायरेक्शन में। एक बात समझना, वायर 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ लग रही है और वायर 2 की बाहर की तरफ। फिर उसने एक रिलेशन दिया है कि x1 बाय x0 इज इक्वल टू 3 करके। ऐसा है क्या? x0 बाय x1, तो आपका ये जो x1 है ये x0 बाय 3 है, मतलब ये 1/3 और ये 2/3 है, तो ये वाला वायर पास में है तो इसका फील्ड ज्यादा होगा। ही गोष्ट लक्षात आली। अब वायर का इनफाइनाइट वायर से वो कोई फाइनाइट लेंथ नहीं दिया, तो μ0 I अपॉन 2 पाई, ये होगा यहां से डिस्टेंस x1,
माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और ये होगा आपका x नॉट माइनस x1। ठीक है, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ये है आपका 1/x1 माइनस 1/x0 को क्या लिखिए 3x1, तो 3x1 माइनस x1 इज 2x1, तो 1/2, 1 minus 1/2 again 1/2, so this will become mu naught I upon 2 pi 1/2 x1, is that fine? So ये हुआ आपका mu naught I upon 4 pi x1, this is your BT। यहां ऐसे ही लाके रख दो। अब हम बोलेंगे when currents in opposite direction, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है, तो अगर ऐसा करंट जाता है तो क्या होगा, यहाँ का जो है आपका फोर्स वो ऐसे लगा और यहाँ का फोर्स भी ऐसे लगा, ऐड हो रहा है, एडिशन हो जाएगा, तो BT डैश क्या होगा, या BT हम इसको B1 बोल देते हैं सिंपल, क्योंकि R1 और R2 लेने वाला है ना वो, इसलिए चलो इसको भी 1 2 लिया, B लेते हैं और इसको B डैश लेते हैं। ठीक है, B डैश ये होगा आपका B1 प्लस B2। अगर प्लस ही करना है तो बस इसमें आपको प्लस करना है, इस वाले में, बाकी तो सब सेम ही है। म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ये होगा 1/x1 प्लस 1/2x1, ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 3/2, तो 3 इंटू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x1, दिस इज योर B डैश, तो B डैश बिकम्स 3 टाइम्स द B। हाँ, और यहाँ पे रेडियस जो है, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो हम बोलेंगे R1/R2 इज 3 ना, 3/1 के 1/3, वो चेक कर लो, देखो आलं लक्षात। लवकर लिया, कारण की 10 मिनिट नाही 5च मिनिट बाकी आहे, आता एकदम 9:30ला लागूनच क्लासही है। एक तो वाइंड अप कर लेता हूँ अभी, नहीं तो जल्दी लिखते होंगे तो नेक्स्ट लेता हूँ। क्या पॉसिबिलिटी है, जल्दी बोलो। हो, ते मला माहिती आहे, तुम्हाला विचारल्यावर काय संपलं सर।